हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल STEC स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि धातु आयन जो जल की कठोरता का कारण होते हैं, यानी कि जो धातु आयन होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं जो जल की कठोरता का कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सोडियम पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सोडियम कामा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम कामा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कैल्शियम कामा मैग्नीशियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा जो कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारी जल में उपस्थित कठोरता होती है वो हमारी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन के कारण होती है, क्योंकि आयनों में हमारे खनिज की मात्रा अधिक होती है। विशेष रूप से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में हमारी जो खनिज की मात्रा होती है वह अधिक होती है, तो इसलिए हमारी ये कठोरता का कारण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के आपको क्वेश्चन 2 तारीख को होने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि ना चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर किसका लेप चढ़ाया जाता है। यानी कि जो हमारे रसोई में जो मॉडर्न बर्तन आ गए हैं जिन पर हमारे जो कि कालिख नहीं लगता है, उन पर किसका लेप लगा होता है जिसके कारण उन पर कालिख नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है PVC। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सिलिकॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेफ्लॉन। तो डियर स्टूडेंट, नॉन स्टिक कुकवेयर जैसे कि फ्राई पैन और सॉस पैन और पॉलीटेट्रा फ्लोरिन यानी कि PTFE नामक सामग्री के साथ लेपित होते हैं, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन नामक जो हमारी सामग्री होती है उसका इस पर लेप चढ़ा दिया जाता है, जिसे आमतौर पर हम टेफ्लॉन के रूप में जानते हैं। तो टेफ्लॉन कार्बन और फ्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यह एक संश्लेषित बहुलक होता है, इसी कारण इन पर कालिख नहीं लगता। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग में किस धातु का उपयोग किया था। यानी कि जो रदरफोर्ड हमारे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अल्फा का प्रकीर्णन किया था प्रयोग, उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया था, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है चांदी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोना। और ऑप्शन नंबर डी जो कि है वह कह रहा है कि सीसा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोना। तो डियर स्टूडेंट, जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग में सोने की धातु का प्रयोग किया था, क्योंकि सोना सबसे अधिक मृदु यानी कि नम धातु होती है, इसलिए इसे बहुत पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। यानी ये हमारी नम धातु होती है, इसे पीट कर हम बहुत पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे पीटा यानी कि बेल सकते हैं। तो इसलिए रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग की गई पन्नी सोने की थी, तो इसकी मोटाई हमारी 1 माइक्रोमीटर थी, यानी कि 1 माइक्रोमीटर थी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो में लास्ट तक बढ़ने से पहले तो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जो कि STEC स्टडी के नाम से है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली PDFs और नोट्स मिल सकते हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक एल्कीन है, यानी कि एल्कीन हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C3H8। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है C4H8। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है C3H4। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C4H6। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एल्कीन का हमारे पास सामर्थ्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का हमारे पास सूत्र होता है। तो यहाँ पर n बराबर यदि हम 4 रखेंगे तो हमारे पास n बराबर 4 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा C4 और H, यानी कि 4 दूना 8, C4H8 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो कि हमारा बी है वह हमारा एल्कीन होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि अर्धचालक का एक उदाहरण, यानी कि जो हमारे सेमीकंडक्टर धातुएं होती हैं उनका एक उदाहरण बताइए, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जर्मन सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आर्सेनिक। तो डियर स्टूडेंट, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से
अधिक होती है, यानी कि जिनकी चालकता हमारी चालक कंडक्टिंग डिवाइस होती है, कंडक्टिंग मटेरियल, उनसे हमारी चालकता थोड़ी कम होती है, लेकिन अर्धचालक यानी कि कुचालकों यानी कि इंसुलेटर से हमारी अधिक होती है। तो जिन्हें हम सिलिकॉन यानी कि जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड आदि अर्धचालकों के एग्जाम्पल्स हैं। तो डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि पानी नमक के विलयन में, यानी कि पानी नमक के विलयन में हमें बताना है कि कौन सा विलायक है, कौन विलेय है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है नमक विलायक है और पानी विलेय है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नमक और पानी दोनों विलेय हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पानी विलायक है और नमक विलेय है। और ऑप्शन नंबर डी जो कि कह रहा है कि नमक और पानी दोनों विलायक हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा जो पानी होता है वह विलायक होता है, क्योंकि नमक को पानी में घोल कर नमक पानी का घोल बनाते हैं, यानी कि नमक को पानी में घोला जाता है, इसलिए नमक विलेय होगा और नमक पानी का विलयन बन जाएगा। तो नमक पानी के विलयन में यानी कि पानी विलायक के रूप में उपस्थित है और नमक विलेय के रूप में उपस्थित है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जस्ता यानी कि जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तनु HCl की अपक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पर इनकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि Zn+2HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होती है हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर ZnCl2 हमारे पास बन जाएगा और हमारे पास H2 मुक्त हो जाएगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विद्युत बल्ब में भरी जाती है, यानी कि विद्युत बल्ब जो हमारा होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है हमें बताना है, यानी कि जो हमारा विद्युत बल्ब होता है इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नियान गैस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हीलियम गैस और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आर्गन गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि विद्युत बल्ब में हमारी अक्रिय गैसें जैसे भरी जाती हैं, जैसे कि आर्गन हो गया है, यदि यानी आर्गन और नाइट्रोजन गैस हम इनमें भरते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर्गन अक्रिय गैस होती है, तो हमारा आर्गन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आर्गन अगर ऑप्शन में नहीं होता तो और नाइट्रोजन भी हमारा राइट आंसर हो जाता, लेकिन हम यहाँ पर नाइट्रोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी किसी केस में। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि विद्युत जो हमारा बल्ब का फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है, ये क्वेश्चन भी हमारे से पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग भी तैयार कर लीजिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CnH2n और ऑप्शन नंबर जो कि सी हमारे पास है कह रहा है कि CnH2n+2 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन्स को, यानी कि एल्केन हमारे होते हैं CnH2n+2 को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ एन हमारी कार्बन परमाणु की संख्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हमारा सूत्र होता है यानी कि एल्केन, यानी कि एल्केन्स को हम CnH2n+2 को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र मुख्य स्रोत है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है उसका सोर्स क्या होता है, उसका कहाँ से ये उत्पन्न होता है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है औद्योगिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ईंधन दहन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ठोस अपशिष्ट का निपटान, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है परिवहन। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन विषैली वायु प्रदूषक गैस है, जो कार्बन युक्त पेट्रोलियम पदार्थों जैसे गैसोलीन, प्राकृतिक गैसों, कोयला और लकड़ी के आंशिक दहन के कारण उत्पन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत परिवहन या वाहन उत्सर्जन होता है, यानी कि परिवहन ही इसका मुख्य स्रोत है, यानी कि जितने हमारे वाहन होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रक वगैरह, बसेज, इनसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो कि आता है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, यानी कि शुद्ध पदार्थ हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पीतल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वायु और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दूध। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो हमारी होती है या शुद्ध एक पदार्थ होती है, क्योंकि लेकिन उसमें कुछ ना मिला हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास कार्बन है और दो हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं जो सीरीज में जुड़े हैं। तो एक शुद्ध पदार्थ का मतलब पदार्थ में निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण हैं। शुद्ध पदार्थ या तो तत्व या यौगिक हो सकते हैं, क्योंकि इन श्रेणियों से संबंधित सभी पदार्थों में निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मिश्रण में निश्चित भौतिक गुण और रासायनिक गुण नहीं होते और अलग अलग अनुपात में संयोजित होते हैं। तो यहाँ पर ये मिश्रण है हमारे, इनमें हमारे भौतिक और रासायनिक गुण नहीं होते हैं और ये अलग अलग अनुपात में होते हैं। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि लेड पेंसिल के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लेड पेंसिल का हम निर्माण करते हैं, यानी कि लेड, उसमें हम कौन से पदार्थ का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शीशा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार्बन और ऑप्शन नंबर जो कि सी हमारे पास है ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अब्रक यानी कि माइका। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो लेड पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है जो कार्बन का जो विद्युत का चालक होता है, यानी कि इसमें हमारी ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ग्रेफाइट का उपयोग न केवल पेंसिल बनाने में करते हैं बल्कि विद्युत बैटरी व बड़ी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। यानी कि बैटरी व बड़ी मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल के रूप में करते हैं, यानी कि लुब्रिकेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेड पेंसिल के निर्माण में हम ग्रेफाइट का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस शीतल पेय पदार्थों में दाब में मौजूद होती है। यानी कि जो हमारे शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें हमारी दाब के रूप में मौजूद होती है। उनमें किस चीज़ का प्रेशर होता है, जैसे कि पेप्सी हो गया, पेप्सी में हमारा प्रेशर होता है, पर कौन सी गैस के कारण होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, शीतल पेय पदार्थों की बोतल खोलते हैं तो उसमें से एक बुलबुले झाग निकलते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो ऐसा शीतल पेय पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंप्रेस्ड के कारण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कंप्रेस्ड गैस के रूप में भरती है, यानी कि उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस यानी कि संपीड़ित करके उसमें भर देते हैं। तो जैसे ही हम शीतल पेय पदार्थों को बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो तीव्र गति से द्रव बोतल से बाहर निकलता है, जिसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग याद रखिए, ये हमारा जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है और हमारा ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन है हमारे पास है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त साड़ी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है, यानी कि जो हमारी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं कि क्षैतिज यहाँ पर सीधे सीधे लंबी लंबी, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है समूह, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आवृत, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है समूह व आवृत दोनों, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह कहते हैं, यानी कि इसे हम ग्रुप कहते हैं और इसे हम आवृत कहते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त साड़ी का निर्माण हमारे मेंडेलीव ने किया था, जबकि आवर्त नियम हमारा मोजले ने दिया था, ये आप लोग याद रखें। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आवृत, यानी कि क्षैतिज पंक्तियों को हम आवृत कहते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, यानी कि विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल समय बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है तेल में जल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जल में चीनी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एल्कोहल में जल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है जल में नमक। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एक विषमांगी मिश्रण वह होता है जो संरचना में एक समान नहीं होता, यानी कि दो अमिश्रित द्रव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। विषमांगी मिश्रणों को द्रव में देखने से आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी कि तो इस क्वेश्चन का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि तेल में जल, यानी कि तेल में जल मिला दें, यानी कि तेल में जल मिला दें तो उनको दोनों का मिश्रण हमारा अलग अलग दिखाई देगा, तो इसलिए हम इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जबकि जल में चीनी या अल्कोहल में जल या जल में नमक ये हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसे हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि न्यूलैंड संबंध माना जाता है, ठीक है, जो न्यूलैंड से रिलेशन होता है वह क्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है संगीत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर
बी हमारे पास है आवर्त सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है परमाणु द्रव्यमान सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अष्टक सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अष्टक सिद्धांत। यानी कि महान वैज्ञानिक हमारे न्यूलैंड थे, उन्होंने सन 1865 में हमारा अष्टक का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अवस्थित किया और ज्ञात किया कि प्रत्येक आठवें तत्व और पहले तत्व के गुण समान थे, इसलिए इसे हम अष्टक नियम में कहते हैं। यह नियम केवल कैल्शियम तत्वों के लिए सही प्रतीत साबित हुआ था, बाकी का यह नियम सही नहीं साबित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि गैल्वेनीकरण है, यानी कि गैल्वेनीकरण क्या है। ऑप्शन नंबर जो कि ए हमारा है, कह रहा है लोहे पर टिन का निक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लोहे पर जस्ते का निक्षेपण और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है जस्ते पर तांबे का निक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है लोहे पर एल्यूमिनियम का निक्षेपण। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि गैल्वेनीकरण होता है। गैल्वेनीकरण जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता निक्षेपण लगाने की प्रक्रिया, यानी कि हमारा लोहे या स्टील का कोई भी हमारा बर्तन या कोई भी वस्तु है उस पर हम जिंक यानी कि जेडन की हम परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम गैल्वेनीकरण कह देते हैं। तो यह एक हमारी प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह हमारी जंग को रोकने के लिए एक परत चढ़ा दी जाती है जिंक की, इसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस समूह को जीरो समूह भी कहते हैं, यानी कि विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो, यानी कि जीरो ग्रुप के नाम से किस समूह को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है समूह 17, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है समूह 18, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है समूह 15, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है समूह 16। तो डियर स्टूडेंट, यानी कि समूह आवर्त सारणी के समूह 18 को जीरो समूह भी कहा जाता है। यह नोबेल गैस का एक समूह है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, यानी कि समूह 18 को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कह रहा है कि ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि विट्रियोल का रासायनिक सूत्र बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ApSO4, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है COSO4, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है COSO2, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है FeSO2। तो डियर ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र यानी कि फेरस सल्फेट तथा रासायनिक नाम फेरस सल्फेट तथा रासायनिक सूत्र हमारा होता है FeSO4, यानी कि हमारा ग्रीन विट्रियोल होता है। ग्रीन विट्रियोल एक यौगिक है जिसका उपयोग हम बेल, फलों के पेड़, जामुन आदि के पौधों में फेरस क्लोरोसिस परजीवी जनित रोग को रोकने के लिए कहते हैं, यानी कि यह एक हमारी दवा होती है, यानी कि एक यौगिक होता है जिसका उपयोग हम जीवाणुओं से यानी परजीवी जनित रोग को रोकने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ग्रीन विट्रियोल को हम FeSO4 इसका रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं, यानी कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव जो हमारे तत्व हैं वह कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्षारीय पृथ्वी धातु, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है संक्रमण धातु, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उत्कृष्ट धातु, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है क्षार धातु। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा उत्कृष्ट धातु, यानी कि उत्कृष्ट धातु हमारे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे कम प्रतिक्रियाशील उत्कृष्ट यानी कि अक्रिय गैसों या नोबल गैसें हैं, इन्हें हम सबसे कम प्रतिक्रियाशील करते हैं या अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, इस कारण इन्हें अक्रिय गैसें भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल को संग्रहित करने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है, यानी कि जो हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 होता है उसे हम स्टोरेज करने के लिए यानी कि स्टोर करने के लिए सबसे उपयुक्त बर्तन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है तांबा पात्र, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एल्यूमिनियम पात्र यानी कि, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कांच का पात्र, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मिट्टी का पात्र। तो डियर स्टूडेंट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हमारे पास केवल कांच के पात्र में बिना धातु के ढक्कन तथा यहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनरों में संयोजित किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर कांच की शीशी में इसे और बिना किसी धातु का ढक्कन लगाए इसे कांच के ढक्कन से बंद करके इसे हम स्टोर कर सकते हैं, या हम प्लास्टिक के कंटेनर में इसे स्टोर करते हैं। यदि यह किसी धातु के संपर्क में आता है तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकता है जिससे विस्फोट हो जाता है, यानी कि अगर इस पर किसी धातु का ढक्कन लगा दिया जाए तो यहाँ पर यह हमारा हाइड्रोजन गैस बना देगा
और यहाँ पर ये विस्फोट का कारण बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा सी व इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी इसे हम कांच के बर्तन में रख सकते हैं। यह हमारा सबसे उपयुक्त पात्र होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को रखने का। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल और एल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने की विधि है, यानी कि जल यानी कि H2O और हमारे पास C2H5OH को हमारे पास अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है निस्पंदन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है निस्तारण, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वाष्पीकरण और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आसवन। तो डी स्टूडेंट्स, यानी कि आसवन जो हमारी विधि होती है और पानी और अल्कोहल को मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है, यानी कि आंशिक आसवन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियन होते हैं, यानी कि न्यूक्लियन क्या होते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का योग, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का योग, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन का योग और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट न्यूक्लियन होते हैं वह होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग, यानी कि N प्लस P बराबर हमारे पास न्यूक्लियन होते हैं, यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन दी गई इसके लिए हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कांच का अपचयन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कॉपर का अपचयन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एक रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दोनों कॉपर का अपचयन और कॉपर का उपचयन, यानी कि तो डी की बात करें तो यहाँ पर यह एक हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का हमारे पास ऑक्सीकरण हो रहा है और तथा ऑक्सीजन का हमारे पास अपचयन हो रहा है, यानी कि कॉपर हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास अपचयन हो रहा है। तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया साथ साथ होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ अभिक्रिया हो रही हैं। तो हमारी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किसे शुद्ध बर्फ के रूप में जाना जाता है, यानी कि शुद्ध बर्फ के रूप में किसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ठोस जल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ठोस CO2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ठोस द्रव CO2, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है द्रव और गैस CO2 का मिश्रण। तो डी स्टूडेंट, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, यानी कि ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। इसे कार्डिस भी कहा जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने और प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।